नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी। आज हम व्यवहारवाद की बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण पर आपसे चर्चा की। आज हम व्यवहारवाद, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण का ही एक उपागम है, कॉन्सेप्ट है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। राजनीति विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद एक क्रांति माना जाता है, क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान के लक्ष्यों, प्रकृति, क्षेत्र, प्रविधि और सैद्धांतिक निर्माणों को परिवर्तित कर दिया। व्यवहारवादी आंदोलन एक विरोध आंदोलन माना जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो कुछ भी था इसके द्वारा अस्वीकार किया गया। यह वैज्ञानिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि यह मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर ध्यान देता है। वास्तव में इसने राजनीति को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इसने राजनीति को राजनीति विज्ञान में बदल दिया। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। व्यवहारवाद अब स्वयं में राजनीति की व्याख्या नहीं करता, यह केवल राजनीति के अध्ययन का एक ढांचा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसका प्रयोग करते हुए राजनीति वैज्ञानिक अपने अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस ढांचे की दो विशेषताएं हैं। अध्ययन का केंद्रीय विषय, कि इसमें अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है, और अध्ययन की पद्धति। अध्ययन का केंद्रीय विषय कि हमने देखा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं, किसी देश के विधानमंडल, कार्यपालिका व न्यायपालिका की रचना कैसे होती है, उसके कार्य क्या क्या हैं, उनकी कानूनी शक्तियाँ या उनकी सीमा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया परंपरागत राजनीति विज्ञान में। व्यवहारवाद में जो उसका अध्ययन का केंद्रीय विषय है कि व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन पर यह ध्यान देता है कि व्यक्ति और उसके जो क्रियाकर्ताओं हैं, व्यक्ति या राजनीति में जो क्रियाकर्ता उनके व्यवहार के अध्ययन पर ध्यान देना है, जो यथार्थ राजनीति के क्षेत्र में तरह तरह की भूमिका निभाते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार हमें किसी देश के विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना और शक्तियों के बजाय इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों जैसे विधायकों, मंत्रियों, अधिकारी तंत्र, न्यायाधीशों की वास्तविक व्यवहार के प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनीति के क्षेत्र के अन्य पात्र जो होते हैं, जैसे मतदाता, वोटर्स होते हैं, हित समूह होते हैं, विशिष्ट वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सामाजिक आंदोलन के जो प्रतिभागी होते हैं या उसके नेता होते हैं, इनके व्यवहार का अध्ययन भी हमें करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें यह देखना चाहिए कि ये सब पात्र क्या बोलते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे संदेश भेजते हैं, कैसे दूसरों को समझाते हैं, बुझाते हैं, कैसे मतदान करते हैं, क्या क्या भूमिका निभाते हैं। फिर इन सब के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों जैसे कि राजनीतिक संस्कृति के विश्लेषण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये तो इसका व्यवहारवाद का केंद्रीय विषय है कि व्यक्ति और क्रियाकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन। दूसरा है अध्ययन पद्धति कि अंतर्विषयक उपागम कि राजनीति जो वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम का समर्थन करता है। वैज्ञानिक पद्धति प्रत्ययवाद पर विश्वास करती है, जिसमें दो प्रकार के कथनों को मान्यता दी जाती है। प्रथम, अनुभवमूलक कथन, जैसे कि हम क्या देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं। इसलिए विशेषता यह है कि मनुष्य का अनुभव एक जैसा होता है, अतः हम अपने अनुभवों की पुष्टि और सत्यापन कर सकते हैं। दूसरा है तार्किक कथन कि तार्किक यानी दो और दो चार होते हैं, सब मनुष्य यही समझते हैं और अपनी तर्क बुद्धि से इसकी पुष्टि भी करते हैं, अतः ऐसे कथन का सत्यापन भी किया जा सकता है। तो व्यवहारवादी ऐसे
किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, इसलिए वे मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारणों की, कि सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु के लिए प्रारंभ में परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों के विकास को देखकर सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर अपने विचार करना प्रारंभ किया। इस विचार के परिणाम स्वरूप अध्ययन का जो नवीन उपागम विकसित हुआ उसे व्यवहारवादी उपागम की संज्ञा दी गई। समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद का विकास मनोविज्ञान से प्रारंभ हुआ। मनोविज्ञान के एक प्रसिद्ध विद्वान जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक शोध एवं पद्धति को व्यक्ति के प्रयोजनों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों से मुक्त रखने का प्रयास किया। मनोविज्ञान के बाद मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में व्यवहारवाद का प्रचलन हुआ। इसके बाद राजनीति शास्त्र में इसे बिहेवियरलिज्म के रूप में इसे अपनाया गया। इस संदर्भ में 1908 में प्रकाशित ग्राहम वालास की जो प्रमुख कृति है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की कृति है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दिलवाई। 1925 में चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में शिकागो में व्यवहारवादी क्रांति का एक तरह से विधिवत सूत्रपात माना जाता है, किंतु यह 1950 तक ही सही ढंग से स्थापित हो पाया। अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन व सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का अत्यधिक इसमें योगदान है। मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। इसके दो कारण थे, एक परिस्थिति स्वरूप और एक वैज्ञानिकता के कारण। सामान्यतः व्यवहारवाद की उत्पत्ति के निम्न कारण हम बता सकते हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्र के युद्धोपरांत राजनीतिक परिस्थितियों से असंगत हो जाने के कारण। दूसरा है युद्धोपरांत राजनीतिक चुनौतियों का वैज्ञानिक व व्यवस्थित विश्लेषण संभव बनाने के लिए। तीसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति शास्त्र के बहुत पिछड़ जाने के कारण। चौथा है दूसरे विश्व युद्ध के ही कारण कि युद्ध ने राजनीति शास्त्रियों को प्रशासकीय व राजनीतिक संपर्क में लाकर उन्हें अपने शास्त्र की कमियों को आंकने, अपने शास्त्र के सैद्धांतिक विचार में झांकने का अवसर दिया। पांचवा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं, कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो घटनाएं घटी वो भी व्यवहारवाद को आने में योगदान दिया। जैसे साम्यवादी रूस की राजनीति और विचारधारा का प्रभाव, पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप की राजनीति संस्थाओं में परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति, एशिया और अफ्रीका में नए राज्यों का उत्थान, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं हैं। छठा है अमेरिका की उदार संस्थाओं द्वारा राजनीति विज्ञान शोध के लिए आर्थिक सहायता। 1959-64 के बीच केवल हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने राजनीति विज्ञान और उसके से संबंधित क्षेत्रों के शोध के लिए कार्नेगी ने $75,000, तो रॉकफेलर ने $1,95,000, तो फोर्ड ने $2 करोड़ 2 लाख $, इस प्रकार कुल $2,47,00,000 प्राप्त किए। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कुल $1,68,32,679 प्राप्त किए थे, और शिकागो विश्वविद्यालय को फोर्ड ने $54 लाख का अनुदान दिया। सामाजिक विज्ञान शोध परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुसंधान व अध्ययन केंद्रों ने भी इस व्यवहारवाद के उदय के कारणों में योगदान दिया। तो ये हमने 7 कारण बताए कि व्यवहारवाद क्यों आया, और संक्षेप में अगर एक लाइन में कहें तो व्यवहारवाद का उदय राजनीतिक वास्तविकता को समझने एवं उसकी व्याख्या करने के लिए हुआ। अब हम व्यवहारवाद विज्ञान में योगदान करने वाली प्रमुख जो पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उन पे हम थोड़ा सा बता दें कि ये याद रखना है आपको। जैसे ग्राहम वालास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, A.S. बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल व कैपलिन की पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, डेविड ईस्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, R.A. डहेल की द बिहेवियरलिज्म अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, तो फ्रैंक
कैंट की द पॉलिटिकल बिहेवियर। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो राजनीति व्यवहारवाद के योगदान देती हैं, जिनके अध्ययन से व्यवहारवादी उपागम के जो कुछ संस्थापक समर्थक हैं, जैसे चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालास, एच लासवेल, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डहल, हर्बर्ट साइमन, ल्यूशियन पाई, जॉर्ज कैटलिन, जी आमंड, डेविड ट्रूमैन, पावेल, मलफोर्ड सिबली, किर्कपैट्रिक, कार्ल डायत, वी.ओ.के. जूनियर, एडवर्ड सिल्क, ये कुछ विद्वान हैं जो व्यवहारवाद के अध्ययन का करते हैं। अब बात करते हैं हम व्यवहारवादी उपागम का अर्थ क्या है। कि व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान के एक अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह तो राजनीति विज्ञान में एक दृष्टिकोण या आंदोलन के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि अवधारणा के रूप में परिभाषित करना व्यवहारवाद जो क्या कहते हैं विवाद का विषय बन जाता है, जबकि दृष्टिकोण के रूप में उसके अर्थ के ऊपर सहमति दिखाई देती है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करता है। क्या अर्थ बताया रॉबर्ट डहल ने कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करता है। तो डेविड ट्रूमैन ने व्यवहारवाद का अर्थ बताया कि व्यवहारवाद एक ऐसी विचार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मनुष्य के अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित करना है। प्रोफेसर एस.पी. वर्मा के अनुसार व्यवहारवाद केवल अध्ययन दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए हमारी राजनीति की समझ को बढ़ाना है। तो डेविड ईस्टन ने इसका अर्थ बताया कि व्यवहारवादी उपागम अध्ययन उपागम की वैज्ञानिकता, अनुभवजन्य सिद्धांत निर्माण से संबंधित बौद्धिक मनोदशा का प्रतिबंध है। यह बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन है। यानी कि हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद विश्लेषण की वैज्ञानिक व परिष्कृत प्रविधियों द्वारा राजनीति के ऐसे व्यवस्थाबद्ध व अनुभवजन्य सिद्धांत बनाना है जिससे राजनीतिक यथार्थ के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि में वृद्धि हो। इस तरह व्यवहारवादी मानव व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं तथा अपने उस अध्ययन के आधार पर मानव और मानव समूह के राजनीतिक व्यवहार के विषय में सामान्यीकरण एवं सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसके बाद व्यवहारवाद का उद्देश्य। मुख्य रूप से व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्य बताए जा सकते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान को राजनीतिक घटनाओं के क्षेत्र में स्पष्टीकरण देने एवं भविष्यवाणी करने की क्षमता से युक्त बनाना। दूसरा, राजनीति विज्ञान में ऐसा शोध पर जोर देना जिससे उसे आकृति एवं संगति प्राप्त हो। आधुनिक राजनीति विज्ञान में शोध एवं अध्ययन के लिए ऐसी इकाइयों की खोज पर बल देना जिसकी पहचान की जा सके या जिसके आधार पर व्यापक तुलनाएं की जा सकें। राजनीतिक प्रस्तावनाओं को तथ्यात्मक सामग्री के संकलन व विश्लेषण के आधार पर परखना। केवल उन्हीं सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं से सरोकार रखना जिनको तथ्यात्मक सामग्री के आधार पर परखा जा सके। सभी उपलब्ध तकनीकों एवं यांत्रिक सुविधाओं का उपयोग करना। और सातवां है, इस बात पर जोर देना कि राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य बिंदु मनुष्य है। आठवां है, यह स्वीकार करना कि राजनीतिक गतिविधियां सरकारी संरचनाओं में ही नहीं सभी जगह होती हैं। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद का उद्देश्य वैज्ञानिक है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम जो बात करेंगे व्यवहारवाद की विशेषताओं की और व्यवहारवाद का योगदान और उसकी सीमाएं, उसकी लिमिटेशन, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।